हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंसेस के 14th वीडियो में हम लोग मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम्स पढ़ेंगे। प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स का सिलसिला चल रहा है। उसका ये तीसरा वीडियो है। देयर आर टू थ्योरम्स ऑन मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम्स। फर्स्ट मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम एंड सेकंड मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम्स और दो पढ़े थे। फर्स्ट मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, सेकंड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। क्या पढ़े थे? यदि कोई बाउंडेड एबव और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगा और अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगा। यदि कोई बाउंडेड बिलो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी और अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। अब डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या है? अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है लेकिन वो बाउंडेड एबव नहीं है, दाहिने तरफ से बाउंडेड नहीं है, तो वो इंक्रीज होना कहाँ तक जारी रहेगा? इन्फिनिटी तक। यानी कि सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाएगी प्लस इन्फिनिटी को। इसी प्रकार से अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, घटती जा रही है, और बाईं तरफ से बंधा हुआ नहीं है, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है, तो कहाँ तक चला जाएगा? डिक्रीज होते होते माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगा। यही दो थ्योरम से पिछले में तो हमने कॉलम खींच के दोनों को एक साथ लिख दिया था, लेकिन इस बार मेरा मन कह रहा है कि मैं दोनों को अलग अलग लिखूं। फर्स्ट मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम। फर्स्ट मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम। Every monotonically increasing sequence which is not bounded above, every monotonically increasing sequence which is not bounded above diverges to infinity. Diverges to infinity. Limit n tends to infinity, a n will be infinity. Proof. कन्वर्जेंस की, डाइवर्जेंस की, बाउंडेडनेस की, सुप्रीमम इन्फीमम वगैरह वगैरह की अगर समझ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की समझ आपके पास बेहतर है तो आपको बहुत नेचुरल फीलिंग आएगा। Every monotonically increasing sequence which is not bounded above, दाहिने तरफ से बंधा हुआ नहीं है, तो इंक्रीजिंग है तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। सीधी सी बात, यानी फाइनाइट लिमिट को नहीं प्राप्त होगा क्योंकि वो बाउंडेड एबव नहीं है, दाहिने तरफ से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए फाइनाइट लिमिट नहीं आएगा, यानी कन्वर्ज नहीं करेगा, तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। सीधी सी बात। प्रूफ। पिछले वाले वीडियो में जो प्रूफ लिखे गए थे उनसे थोड़ा सा डिफर करता है, जरा सा। लेट सीक्वेंस ए एन बी आ, अच्छा एवरी लिखा तो बी एनी कर दो भाई। बी एनी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, then a n less than or equal to a m for all n less than m। तो ये उल्टा हो गया ना। अगर यहाँ हमको तो इसके लिए कंडीशन चाहिए, तो अगर ये ग्रेटर आ गया तो यहाँ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। नंबर 1।
let sequence an be not bounded above. ये बाउंडेड एबव नहीं है, दाहिने तरफ से बंधा हुआ नहीं है। और दाहिने तरफ से बांधने वाले, बाउंड करने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अपर बाउंड बोलते हैं। इसका मतलब सीक्वेंस के पास अपर बाउंड नहीं है। कोई भी रियल नंबर अपर बाउंड बनने के लिए तैयार नहीं है। तो यही चलो लिखें, देन नो रियल नंबर कैन बी एन अपर बाउंड, देन no real number can be an upper bound of sequence an, implies that एक arbitrary real number लिख दे रहा है r is not an upper bound of sequence an एंड आर इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर, माने कोई भी रियल नंबर अपर बाउंड बनने के लिए तैयार नहीं है। इम्प्लाइज दैट अपर बाउंड होता तो क्या होता? अगर आर अपर बाउंड होता तो क्या होता? ए एन लेस देन आर इक्वल टू आर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता। आर अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। अब यहां देयर एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा ना, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट am ग्रेटर देन r, am ग्रेटर देन r। नंबर 2, ये बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे तो और बढ़िया समझ लीजिए। ऐसा होता, अगर r अपर बाउंड होता तो ऐसा होता। ऐसा होता माने a1 a2 a3 सो ऑन, सारे के सारे टर्म्स r के बराबर अथवा उससे छोटे होते। तो इस बात को काटिए, सारे के सारे टर्म्स r से छोटे होते। इस बात का उल्टा करिए तो क्या हुआ? कोई एक टर्म ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो r से बड़ा हो, यही तो इसका हुआ ना उल्टा। सारे r से छोटे हों, इसको काटने के लिए क्या बोलेंगे आप? कोई तो ऐसा एक एलिमेंट, एक टर्म एग्जिस्ट कर जाए सीक्वेंस का जो r से बड़ा है, तो वही चीज लिखी गई है कि माना सीक्वेंस का एक टर्म ऐसा है am जो r से बड़ा है। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 देखिए भाई मिलाइए, ये इससे बड़ा है, ये r से बड़ा है। ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एम ग्रेटर देन आर। और r belongs to capital R, implies that an is greater than r for all r belonging to capital R. an r से बड़ा है, और एक चीज और कहीं होगा ना, ये शर्त तो हम भूल ही गए, कामा n ग्रेटर देन m, कामा n ग्रेटर देन m। अब इसको समझना पड़ेगा। n ग्रेटर देन m यानी कि ए एम प्लस 1 ग्रेटर देन आर, ए एम प्लस 2 ग्रेटर देन आर, ए एम प्लस 3 ग्रेटर देन आर एंड सो ऑन। और ये आर क्या चीज़ है? आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। अगर आर को ही बहुत बड़ी टेंस टू इन्फिनिटी नंबर ले लें तो ये सारे टर्म्स इन्फिनिटी से भी बड़े हैं। तो इन्फिनिटी से बड़े होने का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट मीन्स दैट सीक्वेंस a n diverges to infinity. It means that sequence a n diverges to plus infinity. यही था। Every monotonically increasing sequence which is not bounded above diverges to infinity. बहुत ही नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही है कि हाँ भाई हाँ ऐसा तो होगा ही। इस पर एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। सीक्वेंस n इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बोलिए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं? इसको नोटेशन डाल दिया जाए, सीक्वेंस ए एन ऐसे लिख दिया जाए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिकॉज ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन इज लेस देन वन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, implies that a n less than a n plus 1 for all n belonging to n। यही तो होना चाहिए कि a n अपने अगले टर्म से छोटा है, a n अगले टर्म से n प्लस वनथ टर्म से nth टर्म n प्लस वनथ टर्म से छोटा है, तो माने n प्लस वनथ टर्म बड़ा हुआ माने कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। ये बाउंडेड एबव नहीं है, ये बाउंडेड एबव नहीं है। द सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू सीक्वेंस एन इज नॉट बाउंडेड एबव। इज नॉट बाउंडेड एबव बिकॉज no real number can be an upper bound of this sequence। अपर बाउंड इन्फिनिटी को नहीं कहते, फाइनाइट होना चाहिए। कोई भी फाइनाइट रियल नंबर ऐसा नहीं है जो सीक्वेंस के हर टर्म्स के दाहिने हो, यानी कि जिसके बाईं तरफ सारे टर्म्स हो। सीक्वेंस के टर्म्स समझ रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, so on, एंडलेस, नो टर्मिनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी को, जाहिर सी बात है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आइए सेकंड मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम देखें। सेकंड मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम। every monotonically decreasing sequence which is not bounded below, बाई तरफ से बाउंडेड नहीं है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब मूवमेंट बाई तरफ है, ध्यान से अगर आप समझें तो बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग आएगी कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, यानी टर्म्स डिक्रीज करते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं बाईं तरफ, नंबर लाइन पर बाईं तरफ, समझ रहे हैं ना। और बाउंडेड बिलो है नहीं, यानी कोई फाइनाइट नंबर उधर ऐसा नहीं बैठा है जो
इस घटने के क्रम को रोक सके कि भाई रुको रुको, अब इससे ज़्यादा नहीं घटने देंगे, वो घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है n टेंस टू इन्फिनिटी करिएगा तो ये जो लिमिट है an की, ये कहाँ चली जाएगी? माइनस इन्फिनिटी पे। यही चीज़ आपको प्रूव करके लिखना है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन। प्रूफ, let sequence an be any monotonically decreasing sequence, then for all n greater than m क्या होगा? उल्टा, an less than or equal to am, इस चिन्ह का उल्टा, इसे वैसे रखना है। अगर यहाँ जैसा ग्रेटर है यहाँ भी कर दो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। नंबर 1, लेट सीक्वेंस an बी नॉट बाउंडेड बिलो, देन नो रियल नंबर can be a lower bound, can be a lower bound of sequence an, implies that R is not a lower bound, R is not a lower bound of sequence an where R belongs to capital R. एंड सो, और इस तरह माइनस आर इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहाँ लॉजिक हम लिख दें, सिंस माइनस आर बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी आर बिलोंगिंग टू आर। भाई आपने कहा ना कि कोई भी रियल नंबर लोअर बाउंड नहीं होएगा, कोई भी रियल नंबर आर बिलोंगिंग टू आर के लिए अगर आर लोअर बाउंड नहीं होने के लिए तैयार है तो माइनस आर भी लोअर बाउंड नहीं होएगा, क्योंकि माइनस आर इज आल्सो अ रियल नंबर। अब सोचिए, अगर माइनस आर लोअर बाउंड होता तो क्या होता? तो माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, ऐसा होता। अब ऐसा नहीं है, निगेट करिए तो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स, n की कोई वैल्यू ले लें m बिलोंगिंग टू n सच दैट माइनस आर इज ग्रेटर देन am या am इज लेस देन माइनस आर, जो भी लिख दें। Thus, there exists m belonging to capital N such that minus r is greater than am, that is am is less than minus r. Number 2. From 1 and 2. From 1 and 2. an लेस देन आर इक्वल टू am, ये शर्त है, और फिर ये कनेक्ट होगा लेस देन माइनस आर, ठीक, कामा आर बिलोंगिंग टू आर, कामा n इज ग्रेटर देन m, that is an is less than minus r for all r belonging to capital R, for all n greater than m। माने कि n m से बड़ा हो तो am प्लस 1 भी माइनस आर से कम है, am प्लस 2 भी माइनस आर से कम है, am प्लस 3 भी माइनस आर से कम है, सारे माइनस आर से कम है। और माइनस आर आर्बिट्रेरी है, अगर हम r टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो माइनस आर टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से भी छोटे टर्म्स हैं, यानी टर्म्स टेंस टू
माइनस इन्फिनिटी टर्म्स की जो सीमा है, लिमिट है, वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। implies that या therefore limit n tends to infinity an is equal to minus infinity. Hence sequence an diverges to minus infinity in this case. Example, sequence minus n diverges to माइनस इन्फिनिटी। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने में रख रहा है। -1 उससे कम, -2 उससे कम, -3 उससे कम, -4 उससे कम, -5, ऐसे चलते ही जा रहा, बाईं तरफ खिसकते जा रहा है। और बाईं तरफ से सीक्वेंस बंधा हुआ नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो ये जो बाईं तरफ खिसकने का क्रम जारी है वो टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होएगा। तो उसी को हम कहते हैं कि सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर गया। ये छोटा सा वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं और प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स का क्रम जारी रहेगा। अगला वीडियो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट सारे वीडियोस हैं। अगले वीडियो में हम लोग कॉची थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पढ़ेंगे। कॉची के दो थ्योरम्स हैं, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। और फिर इन दो थ्योरम्स की मदद से दो फार्मूले डिज़ाइन किए गए हैं। कॉचीज फर्स्ट फार्मूला ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस, कॉचीज सेकंड फार्मूला ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।